आइए आज चलते हैं समय में पीछे, एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा भारतीय इतिहास के उस दौर में जिसे हम सब स्वर्ण युग या द गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य की। लेकिन स्वर्ण युग ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ढेर सारा सोना, खुशहाली। पर क्या बात सिर्फ इतनी ही थी? आखिर क्या है वो चीज जो किसी साम्राज्य के दौर को गोल्डन एज बना देती है? चलिए आज गुप्त साम्राज्य की कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक बात से। देखिए, कोई भी स्वर्ण युग ना ऐसी रातों रात खड़ा नहीं हो जाता। इसके पीछे होती है एक मजबूत नींव, और वो नींव होती है जबरदस्त लीडरशिप और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। और गुप्त साम्राज्य की ये नींव रखी थी कुछ बहुत ही कमाल के शासकों ने। शुरुआत की चंद्रगुप्त प्रथम ने, फिर आए समुद्रगुप्त, जिन्होंने अपनी जीत से साम्राज्य को बहुत बड़ा बना दिया। उनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे उस बुलंदी पर पहुंचाया जिसे हम पीक कहते हैं। और फिर कुमारगुप्त ने नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटी की स्थापना की। मतलब इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया, एक ऐसी शांति और खुशहाली का दौर लाया जहां फिर कला और विज्ञान का फलना फूलना तो तय ही था। समुद्रगुप्त की बात करें तो उनकी मिलिट्री पावर इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें भारत का नेपोलियन तक कहा जाता है। सोचिए जरा, उनकी जीतों ने एक इतना विशाल और सुरक्षित साम्राज्य बना दिया था जिसका जिक्र हमें प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है। लेकिन गुप्तकाल की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और राजाओं की नहीं है। नहीं, इस दौर की असली चमक, इसका असली सोना, वो तो छिपा था दिमाग की क्रांति में, उन बौद्धिक उपलब्धियों में जिन्होंने इससे सचमुच में स्वर्ण युग बनाया। और इस क्रांति की सबसे बड़ी मिसाल वो है ये, एक साधारण सा दिखने वाला गोला, शून्य, जीरो। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक क्रांतिकारी सोच थी, एक ऐसा आइडिया जिसने मैथ्स और साइंस की पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और शून्य के साथ ही आया एक और कमाल का आइडिया, डेसिमल सिस्टम, यानी दशमलव प्रणाली। मतलब ये सोचना कि किसी अंक की वैल्यू इस बात पर निर्भर करेगी कि वो कहाँ रखा है। ये आज हमें बहुत नॉर्मल लगता है ना, पर ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी खोज थी। आज के सारे गणित और हमारे कंप्यूटर्स सब इसी की देन है। और इससे ये भी पता चलता है कि उस दौर के मैथमेटिशियंस कितने ज्यादा प्रिसाइज, कितने सटीक थे। आर्यभट्ट को ही ले लीजिए, उन्होंने पाई की वैल्यू 3.1416 तक कैलकुलेट की थी। ये आज की एक्सेप्टेड वैल्यू के कितना कितना ज्यादा करीब है। कमाल है। पर आर्यभट्ट सिर्फ एक गणितज्ञ नहीं थे, वो एक जीनियस थे। उन्होंने सिर्फ पाई की ही गणना नहीं की, उन्होंने ये थ्योरी भी दी कि पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है। सोचिए, उस जमाने में ये कहना कितनी बड़ी और कितनी आगे की बात रही होगी। ये हमारी आज की साइंटिफिक समझ से सीधे सीधे जुड़ता है। तो विज्ञान और गणित तो थे ही, लेकिन ये दौर कला, आस्था और समाज के नजरिए से भी एक नई पहचान बना रहा था। एक फलती फूलती सभ्यता की आत्मा बस रही थी इन चीजों में। इस युग की कला में आपको एक गजब का बैलेंस, खूबसूरती और आध्यात्मिकता का मेल दिखेगा। चाहे वो अजंता की गुफाओं के वो जिंदा दिल पेंटिंग्स हों, या देवगढ़ का वो शानदार दशावतार मंदिर जो मंदिर आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है, या फिर सारनाथ की वो शांत बुद्ध प्रतिमा। ये सब आज भी उस दौर की कलाकारी की महानता की कहानी सुनाते हैं। और सिर्फ कला ही क्यों, ये साहित्य का भी स्वर्ण युग था, खास तौर पर संस्कृत साहित्य का। और जब हम साहित्य की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, महाकवि कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी उनकी रचनाएं आज भी क्लासिक्स मानी जाती हैं। दुनिया भर में लोग उन्हें पढ़ते और सराहते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये दौर हर किसी के लिए सुनहरा था? हमें एक बैलेंस नजरिया रखना बहुत जरूरी है। देखिए, जहां एक तरफ इतना सांस्कृतिक विकास हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ समाज की कुछ हकीकतें भी थीं। वर्ण व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो गई, और कुछ सबूत ये भी दिखाते हैं कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ रही थी, जैसे सती प्रथा का जिक्र मिलना। तो तस्वीर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। आर्थिक रूप से ये साम्राज्य बहुत ही ज्यादा समृद्ध था, और इसका सबसे बड़ा सबूत उनके सोने के सिक्के। क्या खूबसूरत सिक्के थे वो, जिन्हें दीनार कहा जाता था। ये सिक्के सिर्फ दौलत का दिखावा नहीं थे, बल्कि ये एक मजबूत और फलते फूलते ट्रेड की निशानी थे। तो सवाल उठता है कि इस स्वर्ण युग ने पीछे क्या छोड़ा, इसकी विरासत क्या थी? गुप्त साम्राज्य का असर सिर्फ भारत की सीमाओं में ही नहीं रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। उनकी संस्कृति, उनका धर्म, उनका ज्ञान, ये सब भारत से बाहर की दुनिया तक पहुंचा।
जैसे चीनी यात्री फायान यहाँ आए और उन्होंने उस समाज के बारे में विस्तार से लिखा। साउथ ईस्ट एशिया में रामायण जैसे साहित्य और मंदिर बनाने की कला का गहरा असर पड़ा। और रोम के साथ तो रेशम, मसालों और कपास का जबरदस्त व्यापार चलता था। लेकिन इतिहास का नियम है, कोई भी स्वर्ण युग हमेशा के लिए नहीं रहता। धीरे धीरे कमजोर उत्तराधिकारी आने लगे, बाहर से हूणों के हमले लगातार बढ़ते गए और जो स्थानीय शासक थे वो ज्यादा ताकतवर हो गए। इन सब वजहों से ये महान साम्राज्य भी आखिर में पतन की ओर बढ़ गया। तो चलिए वापस चलते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर। आखिर एक स्वर्ण युग बनता कैसे है? गुप्त साम्राज्य की इस पूरी कहानी से हमें 4 जरूरी बातें पता चलती हैं। पहली, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दूसरी, साइंटिफिक प्रोग्रेस। तीसरी, कल्चरल एक्सीलेंस यानी सांस्कृतिक उत्कृष्टता। और चौथी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ये चारों चीजें जब एक साथ मिलती हैं तब एक स्वर्ण युग का निर्माण होता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या आज की दुनिया में इन सभी चीजों को एक साथ लाना मुमकिन है? क्या एक नया स्वर्ण युग फिर से आ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन सोचने पर मजबूर करता है।